सभी छात्रगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए वर्ग 10वीं की सब्जेक्ट रसायन शास्त्र पाठ चैप्टर नंबर 3 पाठ का नाम है धातु अधातु अर्थात मेटल और नॉन मेटल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस ऑब्जेक्टिव टाइप से संबंधित जो भी थ्योरी से संबंधित प्रश्न हैं वो आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में धातु के विषय में बताया गया है। धातु किसे कहते हैं, धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु की भौतिक गुण क्या हैं, धातु की रासायनिक गुण क्या हैं, उसके बाद अधातु की भौतिक गुण क्या है, अधातु के रासायनिक गुण क्या हैं। इसी में हम आपको बताए हैं कि धातु की तन्यता गुण क्या है, धातु का घातवर्धनता गुण क्या है। इसी तरह से etc कई सारे फैक्ट को आपको बताया है कि आयनिक यौगिक क्या है, सहसंयोजक यौगिक क्या है, धातु की संयोजकता क्या है, धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इस सारी बातों को आप लोगों को बताया गया है। फिलहाल मैं आप लोगों के बीच अभी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलते हैं बिना देर किए हम अपने प्रश्नों की ओर। तो हम चल रहे हैं अपने प्रश्न को लेकर, जिसमें पहला प्रश्न है आपका पहला प्रश्न। तो इससे पहले मैं बताऊंगा कि आप लोगों को आज से पहले जो वीडियो डाली गई हैं, इसे 2 पार्ट पहले रसायन शास्त्र का दूसरा पार्ट, जिसमें 59 ऑब्जेक्टिव बताया गया है। आज हम 60 नंबर के क्वेश्चन से लेकर चलेंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन 60 नंबर का बोला जा रहा है क्या इसमें, तो 60 नंबर में बोला जा रहा है कि आपको सही कथन को चुने। तो ऑप्शन के अनुसार हम सही कथन को चुनने की कोशिश करेंगे। चलते हैं ऑप्शन पर। क्या कह रहा है, ऑप्शन में बोला है धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातु के क्षारीय। तो देखिए कथन गलत है, क्योंकि धातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो पहला कथन गलत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर लेते हैं हम लोग। दूसरा कथन पर धातु के परमाणु धन आयन बनाते हैं और अधातु के ऋण आयन। देखिए हाँ, ये कहना सही है। जो धातु होते हैं वो धन आयन बनाते हैं, जबकि अधातु होते हैं वो ऋण आयन बनाते हैं। क्यों? कि धातु की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होती हैं, 1 2 3 तक ही इलेक्ट्रॉन होती हैं। और यह क्या करता है, अपनी अष्टक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धन आयन कहलाता है। तो धातु धन आयन होता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है धातु। और अधातु क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करते हैं। तो जो ग्रहण करता है वो ऋण आयन होता है। तो बी कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाए 60 का बी हो जाएगा। और हम आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर कह कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1 मिनट हम उसको ऊपर करते हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ चलते हैं अब हम लोग। तो जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। तो हम तो जानते हैं कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा, H2 गैस बनेगा। कौन बनेगा? H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा 61 का सी। तो 61 का क्या हो जाएगा, सी। 61 का सी नंबर में। तो अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इनको। चलिए हम ऊपर कर लिए हैं। अब हम आते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर। 62 नंबर में बोला जा रहा है क्या, N2 अणु के निर्माण में N परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। देखिए अब कह रहे हैं कि N परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। तो इसमें अब
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको ये पता करना होगा कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है 7 होती हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होगा। तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी, जबकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए हमको कितना चाहिए। तो नाइट्रोजन की अष्टक पूरा करने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अष्टक पूरा होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसके कह रहे हैं क्या, N2 अणु के निर्माण में परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। तो N यहाँ N देंगे और यहाँ भी हम लोग N देंगे। तो इसमें हम यदि बाहरी कक्षा में 1 2 यदि इतना लंबा करेंगे तो हो गया, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे 5। इसको जब मिला देंगे तो क्या होगा, 5 3 8 पूरा करेगा। और ये भी इधर भी 2, ये भी 3 2 5 और इधर भी ले लेंगे तो ये भी अष्टक पूरा कर लेगा। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हम लोग, तो इस ऑप्शन ले लेंगे हम कौन, 3 इलेक्ट्रॉन का, सी आंसर हो जाएगा। तो N2 कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। तो 62 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 62 का सी। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसको हम हटाते हैं फिर, चलिए हटाते हैं। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 63। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये रटने की कोशिश है। लोहा पर यदि हम जिंक का परत चढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति रखता है, तो ग्रहण करने की। तो आप जानते हैं कि धातु हमेशा दान देने की प्रवृत्ति रखता है, यानी धनायन होता है, वो देने की कोशिश में रहता है। और अधातु क्या करते हैं, ग्रहण करने की। तो सोडियम भी धातु हैं, ये होगा नहीं। कैल्शियम भी धातु हैं। आते हैं हम लोग, जिंक भी क्या है, धातु हैं। क्लोरीन की बात कहा जाती है, अधातु है। तो अधातु ग्रहण की प्रवृत्ति रखता है। आंसर होगा डी, 64 का हो जाएगा डी। अगले चलते हैं। तो धातु होते हैं, हम जानते हैं, अभी भी बोले हैं, धातु धनायन होते हैं। तो धनायन विद्युत का धनात्मक होता है। आंसर हो जाएगा बी। ये सब रटने की क्वेश्चन है, इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। आगे चलते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन। 66 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक धातु कौन है, यानी सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु कौन है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगा वही विद्युत का धनात्मक होगा। तो हम जानते हैं कि इस ऑप्शन में ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु सोडियम है, यही हो जाएगा। यदि इसमें पोटेशियम रहता, यानी के रहता पोटेशियम, तो हम के ऑप्शन में डाल दें, परंतु यहाँ क्या है, Na है। तो Na इन सभी ऑप्शनों में Na सबसे अधिक क्रिया है, इसीलिए 66 होगा इसका, 66 का होगा ए आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन पर 66 के बाद 67 नंबर पर। चलिए 67 नंबर पर हम आ गए। 67 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कह रहा है कौन सा धातु नहीं पाई जाती है। तो आते हैं, मुक्त अवस्था में कौन सा धातु नहीं पाई जाती है। तो देखिए, इस सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, ये भी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। चांदी भी सबसे कम क्रियाशील, ये भी मुक्त है। प्लेटिनम भी कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे श्रेणी वाले ये सब धातु हैं, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर वाले श्रेणी में आते हैं अभिक्रियाशील। ये जो धातु हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला चलते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसको भी आप देख लीजिए, इसको बॉन्ड बनाकर बताना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 69 नंबर के क्वेश्चन पर। किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 हैं, यह कौन सा बंधन बनाएगा। तो कह रहा है कौन सा बंधन बनाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिसकी परमाणु संख्या 2 8 7 हो, तो परमाणु संख्या ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबको जोड़ेंगे तो परमाणु संख्या कितनी बनेगी, 8 10 17। तो परमाणु संख्या 17 बन रही है, अर्थात क्लोरीन है वो
वो तत्व जो है वो क्या है, क्लोरीन है। हम जानते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अधातु है। तो अधातु है तो ये कौन सा बनाएगा, तो सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक बनाने के लिए एक पक्ष में धातु होना चाहिए, दूसरा पक्ष अधातु होना चाहिए। और सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष में क्या होना, अधातु होना चाहिए। यानी कि ये जो है अधातु दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, सहसंयोजक भी बना सकती हैं और आयनिक भी यौगिक बना सकती हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, सी आंसर होगा। क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अधातु दोनों बंधन बना सकती हैं। आगे चलते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु हैं। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो हम जानते हैं लोहा निकेल का होता है। ये आंसर हो जाएगा, इसमें निकेल ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ए, इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इसका तो सिर्फ ए होना चाहिए। 70 का क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि ये तांबा होगा नहीं, टीना होता नहीं है, एल्युमिनियम होता नहीं है, लोहा निकेल और क्रोमियम होता है। आगे चलते हैं, 71 नंबर का क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे ऊपर धातु होता है। तो सक्रियता श्रेणी में हम आपको बताए थे सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम होता है। आपको ये रटना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी जो आपको बताए थे ऐसे वाले, इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील सोना होता है, Au होता है, Au होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग, हल्की धातुओं का। तो 72 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है हल्की धातुओं का, ऑप्शन के अनुसार परमाणु भार कम होता है, घनत्व कम होता है। हाँ, यही होना चाहिए, जो हल्का धातु होता है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। जैसे हम लोहा ले लेते हैं, लोहा भारी धातु है, इसका घनत्व भी काफ़ी होता है। तो हल्की धातु का क्या होता है, घनत्व कम होता है। यही आंसर होगा, 72 का बी होगा। आगे चलते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1 मिनट थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। 73 नंबर में बोला जाए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान का ट्रांसफ़र होता है तो ऐसे बंधन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से। तो उसमें आयनिक बंधन कहते हैं, आयनिक बंधन को ही वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, इसी को ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। इन्हें 3 नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आयनिक बंधन नहीं दिया है, तो वैद्युत संयोजक बंधन दिया है, ये होगा बी आंसर। तो 73 का बी हो जाएगा। चलते हैं अब अगले स्लाइड में। इस स्लाइड में क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं अब अगले स्लाइड में। तो कहाँ थे हम लोग, 73 के बाद आते हैं 74 नंबर के क्वेश्चनों पर। 74 नंबर पर आ गए हम लोग। अब चलिए चलते हैं, अब बताने की कराएं, निम्नलिखित में कौन सी हल्की धातु है। इसमें बोला जा रहा है कि सबसे हल्का धातु कौन है। तो अब हम जानते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे हल्की धातु होती हैं। तो ये हो गया क्या, इसमें हो जाएगा पोटेशियम, ये आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है। तो हम इस क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, कंपटीशन में बहुत पूछता है कि 0.03% होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। 0.03% हो जाएगी। और यदि सबसे अधिक गैस की पूछा जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो कितना, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78%, ऑक्सीजन उसके बाद 21%, इसके बाद ये हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन पूछा जाए तो ऑक्सीजन 21%, याद कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है ये। अगला चलते हैं हम लोग कहाँ पर, निम्नलिखित में कौन चमकीली अधातु है। कह रहा है अधातु रहते हुए चमकीला होना चाहिए, तो आयोडीन आंसर हो जाएगा बी। 76 का बी। 77 में आते हैं, दुधर्मीय ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है। ये क्वेश्चन समझने वाली है, रटने वाली क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समझिए इसको। दुधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, चलिए पहले हम पढ़ कर देखते हैं। इसको स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, दुधर्मीय ऑक्साइड, अब दुधर्मीय में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा देखिए। दुधर्मीय ये अम्लीय और भस्म दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। ये अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं।
ये जिंक एल्युमिनियम ऑक्साइड दुधर्मी हैं सब। ये भी ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि सब इसमें ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि दुधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं मध्य अभिक्रियाशील वाले जो धातु होते हैं, वो दुधर्मी हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो धातु होते हैं मध्य वाले, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब धातु जो होते हैं दुधर्मी ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये सब दुधर्मी होते हैं। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और भस्म के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, दुधर्मी होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 78 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 78 नंबर पर हम लोग आते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही है? तो आपको ये चार्ट को याद करना पड़ेगा। आपको हम लोग चार्ट के बारे में बता दिए थे। यदि देखिए इसमें सोडियम रहता, पोटेशियम रहता तो पोटेशियम देते, पोटेशियम नहीं है तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए सोडियम। देखिए सोडियम की ओर ये तीर का निशान है, और यहाँ देखिए गलत है, सोडियम से मैग्नीशियम को ज़्यादा की ओर कहते हैं बी वाला, तो ऐसे ही गलती हो जाएगा। अब आते हैं सी नंबर में, सोडियम ये भी चले और ये भी चले थे। आते हैं इसमें सोडियम के बाद मैग्नीशियम दिया है, यहाँ भी मैग्नीशियम, सोडियम के बाद इसमें क्या दे दिया है? जिंक। तो हम आते हैं यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर तो कभी होगा नहीं, कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे में आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और आते हैं ए नंबर में, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। सबसे अंत में Cu है, यहाँ भी। अब इसमें ए सही होगा, 78 का ए सही होगा। 79 पर हम लोग आ रहे हैं। अब 79 पर 1 मिनट, हाँ चलिए 79 पर। अब 79 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ठंडे जल से अभिक्रिया, सोडियम अभी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो भी करेगी, पोटेशियम भी करेगी, कैल्शियम भी करेगी। आते हैं अब हम लोग ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठंडे जल की बात कही जाए तो ये तो अभी ज़्यादा अभिक्रियाशील, ये भी है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी है, ये भी नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा। मैग्नीशियम उससे कम अभिक्रियाशील है, तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। आते हैं हम लोग कहाँ पर, निम्नलिखित में कौन धातु, 80 नंबर के क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन धातु तप्त अवस्था में भाप को विच्छेदित कर H2 गैस मुक्त करती हैं? तो इसमें कह रहा है कि H2 गैस मुक्त करती हैं, तो H2 तो मैग्नीशियम, जिंक, Fe, इनमें सही। तो ये सब अभिक्रियाशील धातु हैं। और इसके साथ जो है कह रहा है कि धातु तप्त अवस्था में, गर्म अवस्था में भाप को विच्छेदित कर देती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो इस सब मैग्नीशियम भी करेगी, ये भी करेगी, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पर, उत्कृष्ट गैस परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं, ये अणु क्यों नहीं बनाते? कह रहे हैं कि ये अणु क्यों नहीं बनाते? तो कह रहा है इसका क्या, इनमें अष्टक होता है। दूसरा में ये क्रियाशील होते हैं, उत्कृष्ट गैस तो क्रियाशील तो नहीं होते हैं, ये केवल गैस होते हैं, उत्कृष्ट गैस केवल गैस नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये अष्टक, इनमें अष्टक होता है, क्यों नहीं बनाते? इसमें अष्टक होता है, यानी उत्कृष्ट जो भी गैस होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वैसे ही मौजूद रहते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, 81 का ए। 82 नंबर में आते हैं हम लोग। अब 82 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 82 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व के बारे में बोला जा रहा है। तो आर्सेनिक, सोना, पारा, आर्सेनिक, फ्लोरीन होगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। यही हटके हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेपन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके थे पार्ट 2 के वीडियो में। तो जानते हैं कि खाद्य पदार्थों को डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है, इसलिए कि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है टीन से। जिंक का लेपन करेगा तो वस्तु बिगड़ जाएगा, इसीलिए जिंक का अभिक्रियाशील ज़्यादा है, इसलिए जिंक का लेपन नहीं करके हम लोग टीन का लेपन चढ़ाते हैं कि ये अभिक्रिया नहीं करेगी वस्तु के साथ। इसीलिए इसका कथन क्या होगा कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सी आंसर हो जाएगा 83 का। 84 पर आते हैं हम लोग। 84 में क्या कर रहे हैं?
84 में बोला जा रहा है क्या, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ये रटने की क्वेश्चन है। अधातु पूछ रहा है, कौन सा अधातु, अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। यही धातु कहता तो धातु में पारा हो जाता। पारा जिसको पारा बोलते हैं, पारा को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे की ओर, एक मिनट। चलिए 84 का हो गया है। अब हम लोग आते हैं 85 पर। 85 में क्या बोला जा रहा है, 85 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है। इसमें कई बार हम क्वेश्चन को बताए हैं, चाकू से किसको काटा जाता है, अधिक अभिक्रियाशील सोडियम को काटा जाता है, जबकि ऑप्शन में सोडियम कहीं है नहीं। तो सोडियम के बाद हम पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम देंगे। सोडियम के बाद यदि पोटेशियम रहता तो पोटेशियम देते, पोटेशियम भी, सोडियम भी नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है, तो हम क्या बोले थे, लिथियम देंगे, तो लिथियम ए आंसर हो जाएगा इसका। 85 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, उस समय हम बोले थे कि कौन सा धातु कमरे के ताप द्रव अवस्था में होता है, तो पारा का ही दूसरा नाम मरकरी है। पारा का ही दूसरा नाम क्या है, मरकरी, वो हम बताना चाह रहे थे। चलिए, कभी कभी ध्यान पर नहीं आता रहता है, अभी याद आ गया है इसलिए हम बोल दिए। पारा का दूसरा नाम क्या है, मरकरी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। देखिए, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, VVI क्वेश्चन है। क्यों कार्योलाइट बोला जा रहा है, कार्योलाइट किसका है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का दूसरा अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड या 87 में ध्यान दीजिएगा। 87 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो आप जानते हैं कि आयरन भी धातु है, जबकि अधातु हमको पूछ रहा है तो ये होगा नहीं। ये कार्बन गैस अवस्था में होता है तो यही आंसर होगा। एल्युमिनियम धातु है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये अधातु पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा बी, जो सी दिया है कार्बन होगा इसका। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ हम आते हैं, इसको जो है एल्युमिनियम के ऊपर में मोटी ऑक्सीजन की मोटी परत बन जाती है, इसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एनोडीकरण, बी आंसर हो जाएगा। 89 में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम कह रहे हैं, गलनांक की बात कही जाए तो सबसे कम गलनांक किसका होगा, सबसे कम गलनांक कौन होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन है, पोटेशियम है नहीं, तो सबसे कम गलनांक सोडियम का गलनांक अधिक होगा, पोटेशियम का भी गलनांक अधिक होगा, एल्युमिनियम का भी गलनांक होगा, आयरन का भी गलनांक सबसे अधिक होगा गलनांक। इसी का सबसे कम गलनांक होगा तो कहा जाएगा किसका, कॉपर का होना चाहिए। किसका गलनांक होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए, सबसे कम गलनांक। आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा उपधातु हैं। अब धातु नहीं, उपधातु की बात कही जा रही है, तो हम लोग आते हैं उपधातु के बारे में। देखिए, जिंक धातु हैं, कैल्शियम भी धातु हैं, उसके बाद जिनोन कह रहा है तो यही उपधातु, आंसर हो जाएगा ये कार्बन अधातु है, तो आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ हमारे द्वारा धातु और अधातु से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो बताया गया है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को एक बार सही से देख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। और मैंने कोशिश किया हूं कि आप लोगों को जितना सरल से सरल भाषा में और हो सके तो हर शब्दों को तोड़ कर बताने की, और मैं इतना आशा ज़रूर करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखिए, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगी, और हो सके तो एक बार थ्योरी को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।